हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी खबर है कि अभी हाल ही में यूजीसी नेट दिसंबर के फॉर्म आउट हो गए हैं। इसके अलावा जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर है और वेरियस स्टेट में जो सेट एग्ज़ाम है उसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास तैयारी के लिए। आप इस तैयारी को निरंतर रखने के लिए यदि आप नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उन एग्ज़ामों की जो क्वेश्चंस की एक सीरीज़ अपन ने चला रखी है, जिसमें एक वीडियो पहले आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आज बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अपने पॉलिटिकल साइंस में वैसे थोड़ी बहुत पब्लिक शामिल होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आप लोग पढ़कर भी जाना और आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं एक तो यहाँ पर ये बता दूँ कि जो यूजीसी नेट है उसके जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं 7 तारीख से और 7 अक्टूबर से, और लगभग 7 नवंबर उसके लिए आखिरी डेट है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकें। तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि पहला क्वेश्चन देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है कि विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से जुड़े हैं। तो कार्यात्मक अग्रानुक्रम, ठीक है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, टाइम एंड मोशन स्टडी, समय और गति। तो देखिए जो वैज्ञानिक प्रबंधन होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन समय और गति, इन दो चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल काम करता ही है। सेंट्रलाइजेशन कभी नहीं चाहता है, आदेश की एकता कभी नहीं चाहता है, और ये क्या चाहेगा कि एक तो क्या जुड़े रहें, जो कार्यात्मक अग्रानुक्रम है, ठीक है, जो फंक्शनल फॉर्मनशिप है, ये इसकी बात करते हैं। तो एक तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कार्यात्मक अग्रानुक्रम हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मनशिप, फंक्शनल फॉर्मनशिप, और एक समय हो जाएगा और एक इसके साथ गति हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए और इसका डी। तो ए और डी की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अपन बात करें, हेनरी फ्योल ने किसका समर्थन नहीं किया है। ध्यान रखना, हेनरी फ्योल डिड नॉट एडवोकेट फॉर, कि किसका समर्थन यहाँ पर हेनरी फ्योल नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए, अगर अपन चार ऑप्शनों में से बात करें तो सीधी सी बात है कि अगर आप बात करें कि जो मैनेजमेंट होता है, प्रशासन होता है, वो तकनीकी कौशल को समर्थन देगा, मानवीय कौशल को भी समर्थन देगा, ह्यूमन स्किल स्किल को, और कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक कौशल को भी देगा। वो किसकी बात नहीं करेगा, वो आदर्शवादी बातें नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, वो कैसी बातें करेगा, व्यवहारिक बातें करेगा, ठीक है, और बिहेवियर की बातें करेगा, जो ओरिजिनलिटी है, यथार्थवाद, उसकी बात करेगा, आइडियलिज्म की बात नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये आइडियोलॉजिकल स्किल हो जाएगा। तो हेनरी फ्योल जो जिनके द्वारा जो नया नियम दिया गया था, अपन बात करें POCCC, ठीक है, और इसके अलावा प्रशासन के लिए 14 इन्होंने जो सिद्धांत समझाए थे वो हेनरी फ्योल के थे। और इससे पहले अपन एक पॉस्कोड का नियम अपन पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पहले तो हम बात करें कि होता कौन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो देखिए हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो भाग 5 है, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर है, ठीक है, भाग 5 संविधान के भाग और जो इसके आर्टिकल हैं उसको लेकर अपन ने एक वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो किसकी बात करता है, केंद्र सरकार की बात करता है। और इस भाग 5 जो है इसके भी सब पार्ट जो 5 है उसमें एक पद दिया गया है नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसको अपन जो शॉर्ट रूप में कहते हैं, इसे अपन कैग कहते हैं। इसका जो शॉर्ट नेम है वो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर। यानी कि नियंत्रक और महालेखा जिसको अपन कैग कहते हैं, ये इसको कौन हटा सकता है। इससे पहले अपन थोड़ी सी और चर्चा करें कि जो कैग है वो होता है, वो जो भारत सरकार द्वारा जो भी व्यय किया जाता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके उनके द्वारा जो भी धनराशि खर्च की जाती है उसका लेखा परीक्षण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और संसद में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में ये क्या करता है, पेश करता है। तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी ध्यान रखना, इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। और भारतीय संविधान का यदि अपन बात करें, भारतीय संविधान में यदि अपन बात करें, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 से 151 तक जो पद दिया गया है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद दिया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और अब इसको जो हटाने की बात करें तो हटाने की बात ये किस तरीके से हटाया जाता है, तो भारत के महान्यायवादी की तरह जो आर्टिकल 76 में है, नहीं, इसकी तरह नहीं हटाया जाता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त तो नहीं, एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके जो सूचना आयुक्त है इसके द्वारा भी नहीं हटाया जाता। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वगैरह ये सब नहीं होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके माध्यम से अपन इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि इसका कार्यकाल पूछ ले तो ध्यान रखना इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स एंड पेंशन फॉर द सिविल सर्विस सिस्टम इन इंडिया। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, सुधार एवं पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। तो देखिए भारत सरकार के जो भी कर्मचारी होते हैं जो अभी कार्यरत हैं और इसके अलावा जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए, सेवानिवृत्त और जो वर्तमान में कार्यरत है, ऐसे कर्मचारियों की सेवा के दौरान तथा सेवा के पश्चात जो भी वित्तीय और प्रशासनिक जो पेंशन से संबंधित कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए अगर मैं चर्चा करूं तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है ये डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसका एक जो अलग से ऑप्शन है वो बता रहा हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट होता है ये किसके अंडर में होता है, गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। और कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय द्वारा इसका जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, विधि और न्याय मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, ये इसके लिए नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर ऑफ पेंशन, पर्सनल एंड पेंशन, पब्लिक ग्रीवनेस एंड पेंशन, तो कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है और अभी आपको पता भी होगा कि जो 8वां वित्त आयोग है उसको लेकर ये चर्चा में भी बना हुआ है कि वर्तमान में, एक तो देखो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी तक 7 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और अभी 8वें वित्त आयोग के गठन की बात चल रही है। और आपने कुछ न्यूज़पेपरों में देखा भी होगा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही 8वां वित्त आयोग लागू हो जाएगा, हालांकि जो 7वां वित्त आयोग था वो 2016, 1 जनवरी 2016 को लागू हो गया था। ठीक है, इसके बाद अभी तक कोई वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। 8वां वित्त आयोग अभी चर्चा में चल रहा है और संभवतः हो सके तो 2026 तक इसका गठन हो सकता है, संभवतः है। ठीक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। और आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखे होंगे कि वास्तव में कि इस जो आयोग की अगर सिफारिशें लागू होंगी तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, यानी कि लाखों रुपए में ये सैलरी होने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के यदि अपन बात करें 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा कि भारत के जो ये हैं SR पांडियन। ठीक है, हु हेडेड द 5th पे कमीशन, तो जो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से संबंधित जो राय देता है वो वेतन आयोग। तो यहाँ पर जो SR पांडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। विच प्राइम मिनिस्टर इनिटेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलेशन इन इंडिया। तो आपको याद हो तो हम आपको ले चलते हैं 1991 के घटनाक्रम के दौरान कि जिस समय जो भारत के प्रधानमंत्री रहे उनकी चर्चा तो अपने को करनी है क्योंकि क्वेश्चन भी यही पूछा है किस प्रधानमंत्री ने शुरू की। तो मैं आपको एक व्यक्ति को यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। व्यक्ति का नाम था मनमोहन सिंह।
ठीक है, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को आप मुख्यतः भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, जो दल से प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। अभी हाल ही में इनका देहांत भी हो गया। तो 1991 की सरकार में ये इनके पास भारत का वित्त विभाग था, और इन्होंने जो रिजर्व बैंक के ये गवर्नर भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया, उस समय भारत में जो विदेशी मुद्रा थी, फॉरेन करेंसी थी, इसकी भारत में कमी हो गई थी, और भारत के पास इतना 2 या 3 दिन का जो था वो विदेशी फंड बचा था। तो ऐसी स्थिति में भारत आईएमएफ के पास गया हेल्प के लिए कि हमें क्या चाहिए, हेल्प चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा शर्त रखी गई कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए भारत ने उस समय LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 अवधारणाओं को अपनाया। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस सरकार के थे, पीवी नरसिम्हा राव। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक समिति है, समिति का जो नाम है वो है सार्वजनिक उपक्रम समिति। समिति का नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति। और क्वेश्चन है प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए जो शब्द दिया गया है वो प्रेजेंटली दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रेजेंटली शब्द को देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कि इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो इस समिति में जो टोटल सदस्य होते हैं वो 15 तो सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ पब्लिक। और जो 7 सदस्य होते हैं वो हाउस ऑफ स्टेट, राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो टोटल सदस्य हो गए ये 22 हो जाते हैं, और 22 सदस्य इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो 22 हो जाएगा। तो ये समिति वैसे पहले नहीं हुआ करती थी, ये इस समिति को बाद में प्रारंभ किया गया था। तो मैं चर्चा करूं एक विचार, श्री कृष्ण मेनन, इनकी जो सिफारिश थी उसके आधार पर इस समिति का बाद में फिर गठन किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले जो 1950 में 1950 में हम बात करें कि योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग का गठन हुआ था, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था। फिर हम बात करें ये 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाता था। इसके साथ राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन हुआ था 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो ये दोनों भारत के लिए इन्होंने 12 पंचवर्षीय योजना बनाई। और उसके बाद हम बात करें कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार बनी एनडीए के नेतृत्व में। तो मोदी जी ने क्या किया कि इस योजना आयोग को तो हटा दिया, कार्यकारी आदेश था ये तो एक, ठीक है, और योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया। 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग का क्या कर दिया, गठन कर दिया। तो इस नीति आयोग में एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। इसके सदस्यों की बात करें तो जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ और सदस्यों की भी इसमें नियुक्ति की जाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि चेयरमैन कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष जो होता है वो इसका बाद में नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट अपन चर्चा करें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर मेड बाय। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो कंफ्यूज करने के लिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो कितना जबरदस्त तरीके से दिया गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को जैसे ही अपन नाम सुनते हैं सिविल सेवाएं, और सिविल सेवाओं में जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। जबकि ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं करता, केंद्र सरकार के जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनका जो नियुक्ति पत्र होता है उसमें भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। राज्यों में अगर नियुक्ति की बात करता तो गवर्नर हो जाता, राज्यपाल क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है। तो न तो प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, ये किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, ये क्या करता है, सिविल सेवाओं के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है 3 चरण में, प्री, मेंस,
और इंटरव्यू। तो 3 फेज में ये एग्जाम करवाता है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अब अपन बात करें, प्रथम विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रतिपादित किया था? मतलब 14 जो पॉलिसीज दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो अपन यहाँ पर चर्चा करें, हु गेव द 14 पॉइंट्स प्रोग्राम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे वुड्रो विल्सन। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इनके द्वारा जो 14 सूत्रीय एक प्रोग्राम दिया गया था कि जो शस्त्रों की होड़ है उसको समाप्त किया जाए, फ्रेंच जमीनों के लिए था, शांति स्थापित करने के लिए था, समुद्र पर ये समुद्री मार्ग युद्ध के समय बंद नहीं किए जाए क्योंकि समुद्र क्या है, वैश्विक संपदा है, किसी की निजी संपदा नहीं है, इसे अपन साझी संपदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको किसी प्रकार का इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इनके द्वारा जो 14 अंकों का प्रोग्राम दिया गया था, तो ये ध्यान रखना, ये जो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था ये 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वुड्रो विल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय लेती है। तो वैसे तो ये भी इजी क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की जो कोई भी देश सदस्य बनना चाहता है वो सदस्य कैसे बनेगा। इससे पहले अगर अपन चर्चा करें थोड़ी सी, तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने मिलकर, 51वां जो देश था वो था पोलैंड, 51 जो कंट्री थी पोलैंड, इनके द्वारा यूएनओ की स्थापना की गई। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना 1945 को हुई थी और इसके उस समय जब स्थापना हुई थी तो इसके 6 अंग थे और इसका जो छठा अंग है वर्तमान में वो क्या है? निष्क्रिय है, वो वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, ट्रस्टीशिप परिषद जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, महासभा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। सचिवालय का जो मुखिया होता है वो महासचिव होता है। सचिवालय का मुखिया कौन होता है? महासचिव। और महासचिव वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस इसके महासचिव हैं। एंटोनियो गुटरेस क्या है? महासचिव हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता है वो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें, डिसीजन ऑन द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन बाय इज टेकन बाय, तो जनरल असेंबली नहीं, इसका तो ये गलत हो जाएगा, केवल सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, तो जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच इज बीइंग ऑन इट, तो सुरक्षा परिषद की बाध्यकारी। देखो ये बाध्यकारी जो शब्द हो गया ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए ये आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन इट, यानी कि सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा क्या कर सकती है? आपको इसकी सदस्यता प्रदान कर सकती है। तो वर्तमान में अगर सदस्यों की बात करें तो यूएनओ की जो सदस्य संख्या है वो 193 यूएनओ के सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद की इसमें क्या होती है? सिफारिश होती है और इसकी सिफारिश पर क्या किया जा सकता है? नए सदस्यों की एंट्री दी जा सकती है। बाकी जो सदस्य यूएनओ के जो चार्टर हैं जिसमें 111 आर्टिकल हैं, वो जो इसमें विश्वास करता है वो देश यूएनओ का सदस्य बन सकता है। तो और अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम बात करें कि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य संख्या है वो 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी सदस्य वो हैं जिनके पास क्या है? परमाणु हथियार हैं। तो इनके पास, और एक अपन बात करें, एक शक्ति और होती है जिसे अपन वीटो पावर कहते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के पास एक वीटो पावर होती है, ये इसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए इनकी पांचों की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए? विच अमोंग द फॉलोइंग हैज सिग्न नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी। तो परमाणु अप्रसार संधि, देखो परमाणु अप्रसार संधि को पहले थोड़ा सा समझते हैं अपन कि ये संधि क्या थी और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई। ये क्या था कि दुनिया की जो महाशक्तियां थी, जो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, विकसित राष्ट्र जिन्हें अपन कहते हैं, ये इन देशों की एक सोची समझी चाल कह सकते हैं अपन इसको। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनके पास परमाणु हथियार थे, इन देशों के पास परमाणु हथियार थे और ये नहीं चाहते थे कि कोई नया देश परमाणु आविष्कार करे, क्योंकि इससे वैसे तो परमाणु हथियारों से क्या है, पूरे विश्व को खतरा है। परमाणु हथियारों से क्या है, पूरे विश्व को खतरा है। तो अब ऐसी स्थिति में नए देश परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करें, तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दी, एक संधि की घोषणा कर दी, एनपीटी। तो जो एनपीटी जो लागू हुई थी वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि 1968 में
1968 में एनपीटी को लागू किया गया था। और एनपीटी क्या था, इसमें ये कहा गया कि अब कोई भी देश क्या नहीं करेगा, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। परमाणु परीक्षणों पर जो न्यूक्लियर जो परीक्षण है उनके ऊपर पूरी तरीके से क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। अब ये क्या करती थी, ये संधि पूरे विश्व को दो भागों में बांटती थी, एक तो परमाणु संपन्न राष्ट्र और एक परमाणु विहीन राष्ट्र। तो ऐसी स्थिति में भारत, और देखिए हम बात करें ऐसी स्थिति में किसने, भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि ये क्या थी, भेदभाव। और यहाँ पर अपन बात करें कि ईरान ने इस संधि के ऊपर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। अब थोड़ी सी अपन अगर चर्चा करें तो ये 1995 में इस संधि को क्या कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, और भारत ने इसके ऊपर क्या कर दिया, हस्ताक्षर करने से मना कर दिए। और दक्षिण कोरिया ने हालांकि इसके ऊपर पहले हस्ताक्षर कर दिए थे, और बाद में क्या हुआ कि 2003 के आसपास, शायद 2003 ही, इस समय इसने क्या कर दिया, अपना विड्रॉल कर लिया और इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्क का नया सदस्य, SAARC, न्यू मेंबर ऑफ द सार्क। ठीक है, सार्क का नया सदस्य कौन है, या हम चर्चा करें कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि सार्क का नवीनतम सदस्य कौन है। तो थोड़ी सी हम इसकी सार्क की चर्चा करें कि व्हाट इज द सार्क, सार्क क्या है। तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर हम इसमें बात करें तो ऐसे देश जो भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं, उन देशों को यहाँ पर क्या कहा गया है, सार्क कहा गया है। भारत के पड़ोसी देशों को यहाँ पर सार्क कहा गया है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर पाकिस्तान है, इधर अपन बात करें नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है, और एक स्वयं भारत हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सदस्य क्या थे, शुरुआत में जब सार्क की स्थापना हुई थी उस समय 1985 में इसके सदस्य थे। इसके मुख्यालय की बात करें तो नेपाल में पड़ता है काठमांडू, ये काठमांडू में सार्क का क्या है, मुख्यालय है। तो इन्होंने दो संधियां भी की अपने, एक तो साप्टा, साउथ एशिया प्रायोरिटी ट्रेड एग्रीमेंट, वरीयता व्यापार समझौता, और इसके बाद SAFTA, तो साप्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये इसमें क्या करेंगे, ये पहली प्रायोरिटी अपने आपस में पड़ोसी देशों को देंगे, और ये जो व्यापार है ये इसके ऊपर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद थे उनके चलते सार्क ज्यादा सफल नहीं हो पाया। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो आसियान है वो ज्यादा सफल हुआ किसकी तुलना में, सार्क की तुलना में। तो अब अपन बात करें, 7 सदस्य यहाँ पर हैं और एक सदस्य 8वां नवीनतम बना, 8वां सदस्य क्या बना, नवीनतम। तो इसका जो मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है, सार्क का नवीनतम सदस्य है। तो 8वां जो सदस्य बना वो कौन बना, सार्क बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात कर लेते हैं। और अगर आपसे कोई साल पूछ ले तो 2007 में इसकी ये सदस्य बना था। निम्न में से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपोनेंट्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। अगर मैं इस सिद्धांत की बात करूं, यथार्थवादी सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत चलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। ये सिद्धांत कहाँ चलता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। जो यथार्थवाद का सिद्धांत है वो कहाँ पर चलता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यदि हम बात करें कि कौन कौन इसके समर्थक रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं, हंस जे मॉर्गेनथौ, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन और जॉर्ज एन एफ कैनन, तो ये क्या रहे हैं, इसके समर्थक रहे हैं। और अगर मैं सिद्धांतकार कहूं तो हंस जे मॉर्गेनथौ, जिनकी बुक भी है पॉलिटिक्स अमोंग नेशन, इनकी बुक्स है पॉलिटिक्स अमोंग नेशन, तो ये इनकी बुक भी रही है। और इस बुक में इन्होंने इस सिद्धांत को जो मुख्य रूप से 6 नियम बताए हैं वो इसमें दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ नाई, तो जोसेफ ने या जोसेफ नाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यथार्थवाद के समर्थक नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर दो सिद्धांत चलते हैं। एक तो पहले चलता था आदर्शवाद, आदर्शवादी सिद्धांत, और दूसरा व्यवहारिक सिद्धांत या अपन कहते हैं यथार्थवादी सिद्धांत। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर। तो जब अपन इस टॉपिक की कभी चर्चा करेंगे तब अपन वहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, 26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री। संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं COP26।
ये कब, ये इसको अपन क्या कह सकते हैं, COP26। तो COP26 क्योंकि 26वां सम्मेलन है, तो ये किसके ऊपर हुआ है, पर्यावरण परिवर्तन को लेकर। तो आंसर से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि 1991 का समय था। 1991 में एक सम्मेलन, 1992 सॉरी, 1992 एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। एक जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये एक ब्राजील है, ब्राजील कंट्री में एक शहर है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो जो शहर था, इसके में अंदर एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें जो पृथ्वी पर जो प्रदूषण हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है, तो इन चीजों को लेकर यहाँ पर क्या था, ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1997 क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के शहर में। तो इसमें जो नियम लागू हुए थे, उन पर सभी देशों ने लगभग सहमति यहाँ पर दी थी। भारत ने 2000 के बाद इसमें 2002 या 3 में सहमति यहाँ पर प्रदान की थी। तो ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ध्यान रखना वो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। COP26 कहाँ पर आयोजित हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। तो ये आज के वीडियो में हमारे जो कुछ क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों के साथ अपन ने, देखिए क्वेश्चन लगभग शायद 15 के आसपास के क्वेश्चन थे, और हर क्वेश्चन में अपन ने 4 या 5 अपन ने अलग से बातें की हैं। तो मैं ये कहूँ कि 40 से 50 क्वेश्चन आपके एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। तो बाकी जो भी आपके इसमें क्वेरीज रहती हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ आपका प्रेम और सहयोग बनाए रखें, और आपकी अग्रिम सफलताओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।